नमस्ते बच्चों, होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और रिज़ल्ट तो सब लोगों का अच्छा आ ही चुका है। तो 11th क्लास वालों को तो बहुत बहुत बधाई हो, और 12th क्लास वालों के लिए बस इतना सा कहूँगी, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा अच्छा और रिज़ल्ट लेकर आएंगे हम लोग बोर्ड में। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो बच्चों काफ़ी है, जैसे एक नेचुरल मेथड हो गया, दूसरा हम लोग सर्जिकल मेथड्स की बात करते हैं, आईयूडीज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होती है वो बात करते हैं, बैरियर मेथड्स की बात करते हैं, सर्जिकल मेथड्स की बात करते हैं। तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं, मैं बता देती हूँ आप लोगों को कौन कौन से मेथड हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ नेचुरल मेथड, द सेकेंड वन इज़ अ सर्जिकल मेथड्स, थर्ड वन इज़ बैरियर मेथड्स, IUDs intrauterine devices, and the fifth one is chemical methods. So these are basically 5 methods which are used to control the birth and as well as for the population, to control the population explosions, because we know the what are the advantages of these small families. Okay, so we will study one by one, and today I am taking this natural method which is based basically on the principle of prevent meeting of sperm and ovum. तो स्पर्म और ओवम आप लोगों को पता है अच्छे से, जब स्पर्म और ओवम एक दूसरे से मिलते हैं तब फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो हमारे पास में सेल बनती है जिसको कि हम लोग स्टूडेंट कहते हैं जाइगोट, और जाइगोट का जब इम्प्लांटेशन होता है तब ही प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो बेसिकली ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसी को ही कहीं ना कहीं रोक रहा है। दिस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज़ अवॉइडिंग द मीटिंग ऑफ दिस स्पर्म विद ओवम। ठीक है, सो अब सबसे पहला जो मेथड है वो है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। उसमें क्या होता है स्टूडेंट, उसमें एक पर्टिकुलर पीरियड तक क्वाइटस अवॉइड किया जाता है मेल एंड फीमेल पार्टनर के बीच में। वो पीरियड होता है बेसिकली 10 to 17 डे के बीच में। आइए समझते हैं कैसे। हम लोगों ने स्टूडेंट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट टू फिफ्थ डे ये जो होता है ये हमारा मेंस्ट्रुअल फेज होता है, यानी यहाँ पे वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। 6 to 13 डे आ जाओ, 6 to 13 डे जो होता है वो फॉलिकुलर फेज होता है, यानी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ की है तो मिड ऑफ दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 14th डे होता है, यहाँ पे बेसिकली ओव्यूलेटरी फेज़ होता है, यानी ओवम रिलीज़ होके कहाँ आ जाता है, ओवम रिलीज़ होके फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ठीक है, ये आ गया आपके यहाँ, ये ऐसे गलत बना दिया, दोबारा बनाती हूँ। ये जैसे सिंपली मैं एक ड्रॉ कर रही हूँ पिक्चर फैलोपियन ट्यूब, थोड़ा सा समझाने के लिए कि ओवम रिलीज़ होके यहाँ आ गया। अब यहाँ आ गया तो यहाँ स्पर्म भी पहुँच सकता है और स्पर्म पहुँच जाएगा, और अगर इससे मीट हो जाएगा, दोनों का मिलन हो जाएगा, तो देन देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी फर्टिलाइजेशन। तो उस चीज़ को हम लोग को रोकना है। तो ओव्यूलेटरी फेज़ होता है, अगर 28 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसके 14th डे पे ओव्यूलेटरी फेज़ होता है, और इसके बाद में 15 to 28 डेज़ तक सिक्रीटरी फेज़ होता है, यानी यहाँ पे कि हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो 14वें दिन से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद में अवॉइड किया जाता है कोइटस। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है ये होता है मैक्सिमम फर्टाइल पीरियड। इस टाइम पीरियड में फीमेल जो होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए क्या करते हैं, 14 से कुछ दिन पहले, यानी 10 से स्टार्ट कर दो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, 3 दिन बाद के और 4 दिन पहले के, ये कुल टोटल डेज़ होते हैं जो छोड़े जाते हैं। उसमें बेसिकली कोइटस अवॉइड किया जाता है इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एनी प्रोटेक्शन। इफ़ यू आर टेकिंग एनी प्रोटेक्शन देन इट इज़ ओके, बट इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एनी प्रोटेक्शन देन दीज डेज शुड बी अवॉइडेड फॉर द कोइटस, बिकॉज दिस इज़ द फर्टाइल पीरियड एंड फीमेल कैन बी प्रेग्नेंट ड्यूरिंग दिस फेज। ओके, ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोइटस इंटरप्ट्स की। तो कोइटस इंटरप्ट्स क्या होता है, व्हेन मेल एंड फीमेल पार्टनर्स आर डूइंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, तो जस्ट बिफोर द ejaculation of semen inside the female's vagina, the male partner will withdraw its penis from the female vagina.
he will remove that penis from the female's body so that there will be no insemination. ठीक है, तो जो स्पर्म्स होते हैं, जो सीमेन होते हैं, उसका एजेकुलेशन फीमेल की बॉडी में ना हो, इसलिए वो जो पीनिस होता है जस्ट बिफोर द एजेकुलेशन फीमेल की बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है. दैट इज़ नोन एज अ विड्रॉ ऑफ द पीनिस. ठीक है, सो दैट्स ऑल्सो अ नेचुरल मैथड, क्वाइटिस इंटरप्ट्स. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लैक्टेशनल एमेनोरेया. लैक्टेशनल एमेनोरेया एक ऐसा मेथड है जो कि बेसिकली डिपेंड होता है लैक्टेशन पीरियड में. नाम ही आ रहा है आपका लैक्टेशन. तो जब कोई लेडी मदर बनती है, ठीक है, जब कोई लेडी मदर बनती है तो उसको एडवाइस होता है कि वो एटलीस्ट 6 मंथ मिनिमम एडवाइस होता है कि मिनिमम 6 मंथ तक तो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए, यानी ब्रेस्ट फीड कराए. ठीक है, उस टाइम उस बच्चे को अलाउ नहीं होता कि वो बाहर का भी पानी पिए, बिकॉज इम्यून सिस्टम उसका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता. ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड होता है, ये बेसिकली जिस टाइम इंटेंस लैक्टेशन होता है, दैट इज़ ऑल्सो कंसीडर्ड एज अ सेफ पीरियड टू अवॉइड प्रेगनेंसी. वाई? बिकॉज देर इज़ नो ओव्यूलेशन, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो फीमेल जब बर्थ देती है उसके मैक्सिमम टाइम पीरियड माना जाता है 6 महीने तक कि उसमें कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, उसमें कोई ओव्यूलेशन नहीं होता है. तो उस टाइम पीरियड तक अगर बाई चांस क्वाइटस होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, तो फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस नहीं रहते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, और प्रोलैक्टिन क्या करता है, FSH और LH को कम करता है. और जब FSH और LH कम हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है बच्चों, FSH और LH तो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में. तो जब FSH कम हो गया यानी फॉलिकल डेवलप ही नहीं हुए, LH कम हो गया यानी कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं बना. ठीक है, तो उस केस में ना तो ओव्यूलेशन होता है, ना ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है. बट हर किसी का बॉडी सिस्टम अलग अलग होता है, सो ये मेथड सेफ मेथड नहीं है. इस नेचुरल मेथड्स की मैं बता दूँ, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि इनके फेल होने के चांसेस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, है ना, क्योंकि हर किसी का बॉडी सिस्टम अलग अलग होता है. स्पर्म की जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है. ओवम का जो लिविंग पीरियड होता है, कितना टाइम तक वो फैलोपियन ट्यूब में सर्वाइव कर सकता है, वो अलग अलग होता है. मैक्सिमम हम लोग एवरेज लेके देखते हैं कि 1 से 2 दिन तक वो सर्वाइव करता है, यानी अगर 14वें दिन वो बाहर निकला तो 15वें और 16वें दिन तक वो सर्वाइव कर सकता है. ठीक है, और इसी तरह से स्पर्म का देखा जाता है एवरेज कि वो 1 से 3 दिन तक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सर्वाइव कर सकता है. यानी अगर वो आपके 11th डे पे क्वाइटस हुआ, 11th डे पे स्पर्म फीमेल की बॉडी में पहुंच गया और 14वें दिन पे ओव्यूलेशन हो रहा है, तो देन दिस 11th डे वाला जो स्पर्म है, इट कैन फर्टिलाइज दिस ओवम. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, इसीलिए इनको कहते हैं नेचुरल मेथड. और नेचर है, प्रकृति है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल है नहीं. ठीक है, तो हर किसी बॉडी में हर किसी का बॉडी सिस्टम अलग अलग होता है. सो दीज आर नॉट 100% रिलायबल मैथड, बट क्या होते हैं वो हम लोगों को आने चाहिए. क्वेश्चन इन पे आता है. होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना. अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम 10 to 17 days of the menstrual cycle, that is coming into periodic abstinence. Why? Because it is a fertile period. Coitus interrupts, withdraw the penis just before the ejaculation to prevent insemination. Insemination आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट, insemination क्या होता है. Insemination is basically transfer of semen into the female's vagina. और सीमेन आप लोगों को पता ही है, सीमेन होता है स्पर्म और असेसरी जो ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है, उन सबको मिला के हम लोग कहते हैं सीमेन. ठीक है, और थर्ड हो गया लैक्टेशनल एमेनोरेया. तो लैक्टेशनल एमेनोरेया हमेशा याद रखना, लैक्टेशन यानी मिल्क से रिलेटेड हो गया. और मिल्क जब मदर बेबी को मिल्क प्रोवाइड करवाती है या ब्रेस्ट फीड करवाती है, तो उस टाइम पे उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, ओव्यूलेशन नहीं होता है, और वो मैक्सिमम होता है 6 मंथ तक. ठीक है, 6 मंथ. किसी किसी फीमेल में ऐसा नहीं है, किसी किसी फीमेल में 6 मंथ से पहले भी साइकिल हो सकती है, किसी किसी फीमेल में बहुत टाइम के बाद भी साइकिल आ जाती है. तो ये मतलब हर किसी का बॉडी सिस्टम अलग अलग है, हर किसी में जो हार्मोन लेवल का सिक्रीशन है वो अलग अलग है. तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि ये टोटल 100% कि ये बिल्कुल सेफ़ मेथड है. हाँ, इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी मेडिसिन. एडवांटेज अगर हम लोग देखते हैं इनके, तो एडवांटेज ये है कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि कोई दवा नहीं यूज़ कर रहे हो, कोई डिवाइस नहीं यूज़ कर रहे हो, दैट्स वाई देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट. बट फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा है. साइड इफ़ेक्ट ये है कि
फीमेल कैन बी प्रेग्नेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बैरियर मेथड। नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ते हैं अदर 2 मेथड्स। नेचुरल मेथड हम लोग पढ़ ही चुके हैं जो कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है, उसके अलावा आप लोगों के कॉइटस इंटरप्ट्स है, और थर्ड था हम लोगों के पास में लैक्टेशनल एमेनोरेया। ठीक है, बैरियर मेथड भी कहीं ना कहीं फिजिकल जो मीटिंग होती है स्पर्म एंड ओवम की उसको प्रिवेंट करते हैं, उसको कहीं ना कहीं रोकते हैं कि स्पर्म और ओवम आपस में एक दूसरे से मिल ना पाए। ठीक है, तो फिजिकल मीटिंग को रोकने के लिए बैरियर्स काम में लिए जाते हैं विच आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एज वेल एज फॉर फीमेल। तो मेल के लिए है बेसिकली कॉन्डोम्स विच आर मेड अप ऑफ द थिन रबर लेटेक्स शीट, ये डिस्पोजेबल होते हैं विच बेसिकली कवर द पीनिस और द कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मेल, ताकि जो भी सीमेन सिक्रीट हो वो सारा का सारा कॉन्डोम में कलेक्ट हो जाए, वो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें ना जाए। ठीक है, ये डिस्पोजेबल होते हैं, दे कैन बी डिस्पोज्ड आफ्टर द यूज़। ओके, नेक्स्ट है फॉर फीमेल। फीमेल के लिए भी बैरियर मेथड्स हैं लाइक डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट विच आर इंसर्टेड इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स। सर्विक्स आप लोगों को पता ही है बेसिकली एक कैनाल होती है, एक छोटी सी नैरो इस तरह से, अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद हो तो ये वाला जो पोर्शन होता है बच्चों इसको सर्विक्स कहते हैं। सो दीज बैरियर्स कैन बी इंसर्टेड इनसाइड ऑफ दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स। ठीक है, ताकि जो स्पर्म्स होंगे स्टूडेंट्स वो यहाँ आगे तक नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपर साइट होती है फैलोपियन ट्यूब, अगर वहाँ तक स्पर्म नहीं पहुँचता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, सो दे विल प्रिवेंट द मीटिंग, फिजिकल मीटिंग ऑफ द स्पर्म विद ओवम। ऑल्सो द सेकेंड बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस बैरियर मेथड, पहला बेनिफिट तो हो गया कि दे आर यूजिंग एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव। सेकेंड मेथड, सेकेंड जो यूज़ है स्टूडेंट वो है टू प्रिवेंट द एसटीडीज, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ेज़ होती है उससे भी कहीं ना कहीं बैरियर मेथड के थ्रू बचा जा सकता है। उसके अलावा स्पर्मिसाइडल क्रीम्स होती हैं, जेलीज होती हैं, फॉर्म्स होते हैं विच आर ऑल्सो यूज्ड टू किल द स्पर्म्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस की। इंट्रा का मतलब क्या होता है बच्चों? इंट्रा का मतलब होता है विद इन। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में यूटेराइन वर्ड आ रहा है, तो यूटेराइन का मतलब हो गया यूट्रस। तो यूट्रस के अंदर एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि यूट्रस जो होता है वो एक प्रॉपर साइट होता है फॉर दी इम्प्लांटेशन, यहीं पे ही बच्चा जो होता है वो चिपकता है। तो आईयूडीज जो होती है दे आर बेसिकली इंसर्टेड इनसाइड द यूट्रस बाय दी डॉक्टर्स, नर्सेस और जो क्वालिफाइड होते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके थ्रू इंसर्ट होती है थ्रू दी वेजाइना। अवेलेबल लाइक नॉन मेडिकेटेड फॉर्म, कॉपर रिलीजिंग फॉर्म और दी हार्मोन रिलीजिंग फॉर्म। नॉन मेडिकेटेड में एग्जांपल आता है लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग में एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। कॉपर टी का आप लोगों को पिक्चर दे रखा है एनसीईआरटी में, अगर आपने देखा हो तो ये बच्चों देखो यहाँ पे ये आपको फिगर 4.1 कॉन्डोम फॉर मेल, नेक्स्ट 4.1 बी कॉन्डोम फॉर फीमेल, और यहाँ पे 4.2 जो दे रखा है वो दे रखा है आपको कॉपर टी का, ये टी शेप में है, नीचे इसके थ्रेड होते हैं। देन दिस इज़ इंसर्टेड इनसाइड द यूट्रस। कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग के एग्जांपल्स आपसे पूछ लिए जा सकते हैं एमसीक्यूज़ में। प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20 दे आर कमिंग इन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। अब इनका फंक्शन क्या होता है? दे विल डू व्हाट? दे विल डू फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो है उसको कहीं ना कहीं खा जाएगी, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर देगी। तो फैगोसाइटोसिस बेसिकली वो होता है जिसमें कि किसी सेल को इनगल्फ किया जाता है और उसको पूरी तरह से किल कर दिया जाता है। ऑल्सो दे विल डिक्रीज द स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो गई, यहाँ से यहाँ तक जा ही नहीं पाया तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, तो स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है जिससे कि उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी होगी वो भी कम हो जाएगी। सो दीज आर 2 एडवांटेज ऑफ दी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। ये जो कॉपर होता है बेसिकली दिस कॉपर विल रिड्यूस द स्पर्म मोटिलिटी। ये कॉपर ही है जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है और दैट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ की बात करें तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ एडिशन टू दिस दे विल ऑल्सो मेक
अनसूटेबल यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन। यूट्रस को क्या बना देती है स्टूडेंट? अनसूटेबल का मतलब क्या हो गया कि इम्प्लांटेशन के लिए जो एंडोमेट्रियम होनी चाहिए वो काफ़ी थिक होनी चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा है कि काफ़ी थिक हो जाती है तभी जाके एम्बेडिंग हो सकती है डेवलपिंग एम्ब्रियो की। तो यहाँ पे यूट्रस अनसूटेबल कैसे होगा? जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो थिन हो जाती है। दूसरा होता है सर्विक्स हॉस्टाइल, इट मेक्स सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म। जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है, विच विल ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनसाइड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। बैरियर मेथड्स हैं, कॉन्डोम्स हैं विच कैन बी यूज फॉर बोथ मेल एज वेल एज फीमेल। कॉन्डोम जो होते हैं वो बने होते हैं थिन रबर लेटेक्स शीट के, डिस्पोजेबल होते हैं। इनका फ़ायदा, बैरियर मेथड जो कॉन्डोम्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं उनका एक और बेनिफिट होता है, दे ऑल्सो यूज़ इन प्रिवेंटिंग द एसटीडीज़। तो दो बेनिफिट्स हो गए, कॉन्ट्रासेप्शन में भी काम में आ रहे हैं और एसटीडीज़ को प्रिवेंट करने में भी काम में आ रहे हैं। आईयूडीज़ से नाम से ही पता चल जाएगा कि ये यूट्रस में इंसर्ट की जाती है। यूट्रस में इंसर्ट की जाती है, 3 टाइप्स की होती है, लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग जो होती है जिसमें कॉपर रिलीज होता है तो दैट विल डिक्रीज द स्पर्म मोटिलिटी एंड दैट्स हाउ द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी विल ऑल्सो डिक्रीज एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प इन phagocytosis of the sperm. Hormone releasing IUDs, addition to these, they will also make uterus unsuitable for the implantation and also make cervix hostile to the sperm. होप आप लोगों को ये दोनों 3 मैथड्स बेसिकली नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड और इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।